नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिस्ट्रीनामा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आयुर्वेद का थर्ड पार्ट बताऊंगा, तीसरा हिस्सा जो लास्ट हिस्सा है। आयुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया था, चरक के बारे में बताया था, चरक संहिता के बारे में बताया था, फादर ऑफ मेडिसिन जो चरक है उनके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एक और दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा, दूसरे बहुत बड़े सर्जन के बारे में बताऊंगा प्राचीन भारत के। वो है सुश्रुत। सुश्रुत जिन्हें कहा जाता है, ये बहुत बड़े सर्जन हैं, गुजरे हैं, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, ये पुस्तक लिखी है इन्होंने, सुश्रुत संहिता। इसमें इन्होंने सर्जरी के बारे में सारा लिखा हुआ है। अब तक आपने देखा जनरल मेडिसिन के बारे में, चरक के बारे में देखा। अब आज मैं आप लोगों को सर्जरी के बारे में बताऊंगा कि सुश्रुत ने किस तरह से सर्जरी को बढ़ावा दिया और उसे फॉलो आज भी किया जाता है। उनके तमाम सारे पुस्तकों को आज भी पढ़ा जाता है। ये सुश्रुत जो थे, ये उस समय के सबसे बड़े सर्जन थे। इन्हें शल्य क्रिया का पिता भी कहा जाता है। सर्जरी यानी शल्य क्रिया। शल्य का मतलब होता है पीड़ा, दुख होना, कोई ऐसा कार्य जिससे दुख हो, पीड़ा हो। यानी कि जब सर्जरी करते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है, इस वजह से इसे शल्य क्रिया नाम दिया गया। तो यह शल्य क्रिया या सुश्रुत की जो है, इसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। सुश्रुत को कौन थे? ये 6th सेंचुरी BC में थे, 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी BCE, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी कि ये वही समय है जब गौतम बुद्ध का समय था। इस समय में इन्होंने एक बहुत बड़ी, मैंने बताया था उस समय एक बौद्धिक चिंतन था बहुत बड़ा। उस समय एक क्रांति थी, दिमागी क्रांति चल रही थी, और हर कोई कुछ ना कुछ करने पर पूरी तरह से उतारू था। ये सुश्रुत जो थे, ये काशी में थे, काशी के सर्जन थे बहुत बड़े। काशी, काशी उत्तर प्रदेश में है, बनारस जिसे कहा जाता है। और इन्होंने कई तरह के न सिर्फ ऑपरेशन बताए हैं, बल्कि ऑपरेशन करने के जो उपकरण हैं, ऑपरेशन करने के जो तरीके हैं, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। मैं एक एक करके आप लोग बताता हूं। कुल इन्होंने 125 तरह के उपकरण खुद डिस्कवर किए। 125 टाइप्स, 125 टाइप्स टूल। ये टूल उपकरण जो थे जिससे ऑपरेशन किया जाता था, ऑपरेशन का काम जिससे किया जाता था, टूल्स जैसे कैंची है, चाकू है, चीर फाड़ करने वाला है, जो कुछ भी है, 125 ये खुद की अपनी इन्वेंशन थी इनकी, सुश्रुत की। इसके अलावा 300 प्रकार के ऑपरेशन के तरीके, ऑपरेशन 300 तरह के बताए इन्होंने। 300 तरह से ऑपरेशन किया जा सकता है, ये भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा, जाहिर है जब ऑपरेशन करा जाएगा तो उस समय दर्द बहुत ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली उस समय कोई एनेस्थीसिया वगैरह तो दी नहीं जाती, नहीं कोई एनेस्थेटिक सर्जन वगैरह हुआ करते थे। इस वजह से इन्होंने बताया कि एनेस्थीसिया का भी प्रयोग किया जाता था उस समय में, लेकिन उस एनेस्थीसिया के लिए लोगों को शराब पिलाया जाता था, अल्कोहल, शराब। जब किसी मरीज को ऑपरेट करना होता था, जाहिर है उस समय तो आज जैसा मरीज तो था नहीं, उस समय बहुत सारे, कोई हाथ कटा, कोई पैर कटा, कोई नाक कटा, कोई कटा, किसी को नाक जोड़नी है, कटवानी है, किसी को हाथ जोड़ना है। तो इस तरह से इस ऑपरेशन में वो टाइप्स भी बहुत ज्यादा तरह के ऑपरेशन हो गए थे, और दूसरे की एनेस्थीसिया की जरूरत थी। ऐसे में हम देखते हैं कि उन्हें पीड़ा बहुत थी, दर्द बहुत होता था। इस वजह से इन्होंने कहा
कि उन्हें शराब पिला करके उनकी पीड़ा को कम किया जाता था। उतना मात्रा में उन्हें शराब पिलाया जाता था जिसमें वो पीड़ा सहन कर सके, दर्द को वो सहन कर सके। ऐसा नहीं होता था उन्हें ज्यादा शराब पिया, पता चला बेहोशी बेहोशी में वो खत्म हो गए, इस तरह से नहीं होता था। एक मात्रा में बताया इन्होंने कि उन्हें शराब का यूज किया जाता था, करवाया जाता था। इसके साथ इन्होंने शल्य क्रिया के साथ साथ तमाम सारे रोगों के बारे में बताया है, जैसे शरीर संरचना, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, पूरा ह्यूमन मॉर्फोलॉजी होता था। इसके अलावा काया चिकित्सा भी होती थी उस समय में, बाल रोग यानी पीडियाट्रिक्स भी, और स्त्री रोग गायनी भी, मनोरोग यानी साइकेट्री भी, मोटापे का रोग, इन सब की भी उन्होंने जानकारी अपने ग्रंथ में दिया है। इन सब की बीमारियों का इलाज भी बताया उन्होंने। खाली बहुत बड़े सर्जन ही नहीं थे बल्कि ये फिजिशियन भी थे, और इन सारी बीमारियों के बारे में, इन सारे सिस्टम के बारे में उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था। उनका, अब आप ये सोचेंगे कि वो ऑपरेशन कैसे करते थे, उनको कैसे पता होता था कि कौन सी हड्डी कहां पे है, कौन सी नस कहां पे है। पता है ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई बड़ी नस कट गई तो पता तो सारा ब्लड उसका बह गया। तो इस तरह से उन्हें, एक सर्जन को के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो ऑपरेशन कहां से शुरू करे, कौन सी नस नहीं कटे, या किस तरह से कौन सा अंग किस जगह है, इन सब का पता हो। इसके लिए बॉडी की जो डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर आजकल एमबीबीएस वाले बच्चे और दूसरे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। उस समय ऐसा प्रैक्टिकल तो नहीं था, ना लेबोरेटरी थी। हाँ, इतना जरूर था कि वह शव थे उस वक्त जिनके ऊपर वो प्रैक्टिकल क्या करते थे। तो ऐसा करते थे सुश्रुत कि जब कोई हट्टा कट्टा शरीर वाला शव उन्हें कहीं से मिल जाता था तो उस शव को वो नदी में ले जा करके डुबो देते थे, उस पर घास फूस रख करके उसे थोड़ा पानी के अंदर डुबो देते थे। जब वो शव पूरी तरह से गल जाता था तब अपने शिष्यों के साथ उस शव को निकाल लाते थे। अब वो छोटे बारीक चाकू से उसे कुरेद कुरेद के देखते थे कौन सी नस कहां पे जाके मिल रही है, कौन सी हड्डी का ज्वाइंट कहां पे है। सारी छोटी बड़ी नरम मुलायम सारी हड्डियों की जानकारी इन्हें थी, और उनसे वो सारा प्रैक्टिकल कर लेते थे। कौन सी मांसपेशी कहां पे जुड़ रही है, कहां से उन्हें चीरना चाहिए, कहां से उन्हें ऑपरेट करना चाहिए, ये सारी चीजें उन शव से ये पता लगा लेते थे। उसके चीड़ फाड़ के लिए, क्योंकि वो शव पूरी तरह से गल चुका होता था, सड़ चुका होता था, इस वजह से उस पर ऑपरेशन, उस पर स्टडी करना, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना इन्हें बहुत आसान था। इस वजह से इन्होंने ये नया तरीका स्टडी का सोचा था, ढूंढा था, ये बहुत अच्छा था और इसे उन्होंने बहुत जानकारी हासिल की थी और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। इसके अलावा इन्होंने सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का भी इन्हें ज्ञान था। प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों, प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? पहले मैं भी सोचता था कि प्लास्टिक जोड़ देना कहीं पे, वो प्लास्टिक सर्जरी होती थी। प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली उसे कहते हैं जब किसी अंग में कोई अंग कट गया हो, उसकी जगह पर शरीर का कोई दूसरा मांस का टुकड़ा ला करके वहां पे लगा देना। जैसे उस समय तो युद्ध का टाइम होता था और युद्ध तलवार से होते थे, और इन तलवारों से अंग भंग होता था, यानी किसी की नाक कट गई, किसी का कान कट गया, किसी का होठ कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की उंगली कट गई। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती थी। यानी अगर नाक कट गई, सपोज करिए ये नाक कट गई, तो कहीं से भी अंग का एक टुकड़ा लिया और यहां पर जोड़ करके यहां पे इसकी सिलाई कर दी, तो नाक बेहतरीन बनके तैयार हो गई। इसी को प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है।
ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से बनाना होता है, जिसका मतलब होता है प्लास्टिको, ग्रीक वर्ड है जिसका होता है बनाना, रोपना या तैयार करना। प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी। तो यानी कि ऐसी सर्जरी जिसमें कुछ बनाना हो, कुछ तैयार करना हो, कुछ रोपना हो, इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी उस समय में हुआ करती थी। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को इनके ग्रंथ के बारे में। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता जो था वो क्या था, सुश्रुत संहिता के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चरक संहिता की तरह से ही ये सुश्रुत संहिता, इसमें तरह तरह की बातें बताई गई है। इसमें तकरीबन 184 अध्याय है, 184 चैप्टर्स है और इसके 4 पार्ट्स हैं। इन 184 चैप्टर्स के 4 पार्ट है। अब मैं आप लोगों को उन चारों पार्ट में क्या क्या है ये है मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस किस तरह से उनमें इसमें हम देखते हैं इस 184 में, बल्कि हम खाली चैप्टर्स की बात करें, 184 चैप्टर्स में इन्होंने पार्ट्स वाइज नहीं बल्कि चैप्टर वाइज, पार्ट्स तो होते हैं हर बुक में होते हैं, हर संहिता में होते हैं। इन्होंने 184 चैप्टर्स में किस किस तरह से कौन कौन से बातें बताई है, एक एक करके बताता हूं मैं आप लोगों को। इस 184 में 184 चैप्टर्स में 1120 रोगों के बारे में पता है, यानी डिजीजेज, 1120 रोगों के बारे में मालूम है, बताया है इन्होंने इस चरक संहिता में। इन्होंने इसमें 700 तरह के पौधों पर प्रैक्टिकल किया है, औषधीय पौधों के ऊपर प्रैक्टिकल किया है इन्होंने, पौधे, और इस तरह से 700 औषधीय पौधे, 64 खनिजों पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया, खनिज पदार्थ 64 पे किया गया। यहां तक कि कीड़े मकोड़े जंतु जो है उनके ऊपर 57 प्रैक्टिकल्स इन्होंने किए हैं, और इन्होंने 8 तरह की शल्य क्रियाओं भी डिस्कवर की है नई, यानी कि पेड़ पौधों पे डिस्कशन, इन्हें प्रैक्टिकल करना कि कौन सी दवा किस तरह से फायदा करेगी, किसके लिए फायदा करेगी, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा पत्ता, कौन सा फूल किस बीमारी के लिए इलाज में लिया जाता है। और खनिज पदार्थों में लौह, भस्म, तमाम सारी चीजें, लोहा, सोना, चांदी, पारा, ये तमाम सारी चीजें हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने तकरीबन 64 प्रैक्टिकल्स किए। 57 भी इसी तरह से इन्होंने किया है, जंतुओं के ऊपर, कीड़े मकोड़े और तमाम सारे सांप बिच्छू जो भी हो सकते थे उन सब के ऊपर भी इन्होंने प्रैक्टिकल किया है। और सर्जरी पर भी इन्होंने तकरीबन 8 तरह की सर्जरी की बात की है। इन्होंने बताया कि जो सर्जरी के लिए औजार होने चाहिए वो बहुत तेज होने चाहिए, क्योंकि सर्जरी उस वक्त क्विक होती थी, ज्यादा देर लगाएंगे तो बेचारा तड़प के दर्द से मर जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके, इसलिए इसके लिए तेज धार होना जरूरी था, यानी खूब तेज धार वाली सर्जरी, यानी ऐसा चाकू या ऐसी ब्लेड उस वक्त होनी चाहिए थी कि जिससे बांध के भी 2 टुकड़े आसानी से किए जा सके, इतनी तेजी की बात इन्होंने बताई है। इन्होंने बताया कि हड्डी जब टूट जाए उसमें 4 तरह से पट्टी करने की प्रक्रिया बताई है, 4 तरह से पट्टी की जाती है। हड्डी खिसकने पर 6 तरह के और टूटने पर 12 तरीके के वर्णन है, यानी अगर टूटे तो उसे 12 तरह से जोड़ा जा सकता है, हड्डी खिसक जाए अपने जोड़ से उसमें 6 तरह का वर्णन है, और हड्डी टूट जाए तो उस पर 14 तरह की पट्टियों का वर्णन है, 14 टाइप्स, 4 नहीं 14 टाइप्स की पट्टियों का वर्णन इसमें बताया गया है। इसे बताया है कि कान की बीमारी
को 28 प्रकार की बीमारियां होती है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। और कान की बीमारी और आंख की बीमारी भी के बारे में बताया है। आंख की बीमारी 26 प्रकार की बताई उन्होंने, 26 तरह की आंख की बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने कैंसर का भी ऑपरेशन बताया कि कुछ ऐसे क्या नाम है, अपने गोश्त के टुकड़े जो है, मांस के टुकड़े ऐसे खराब हो जाते हैं जो कैंसर बन जाते हैं और वो से पूरे शरीर में जहर फैलता है और वो मर जाता है आदमी। तो उस कैंसर का भी ऑपरेशन इन्होंने बताया। यही नहीं, इन्होंने ऑपरेशन के द्वारा, हमें खुद सोच के हैरानी हो रही है, इन्होंने ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा करने की विधि भी बताई थी, कैसे कैसे ऑपरेशन से बच्चा। इन्होंने न्यूरोसर्जरी, नाड़ियों पर शल्य क्रिया, पथरी निकालना, दांत चिकित्सा, मोतियाबिंद और ये तरह के बहुत सारे सैकड़ों और बीमारियों के ऑपरेशन और इलाज के बारे में अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। डेफिनेटली हमने देखा तो नहीं है, या किसी ने भी नहीं देखा है उसका ऑपरेशन, उन्हें ऑपरेशन करते हुए, लेकिन उन्होंने जो अपने सुश्रुत संहिता में बताया है वो सारी बातें उन्होंने करके बताया है। और उस समय के सबसे बड़े सर्जन माने जाते हैं। आज भी वो तमाम सारे सर्जन्स के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनिशियली उन्हें जरूर पढ़ा जाता है कि सुश्रुत ने किस तरह की बातें बताई है, तभी आगे और दूसरे रिसर्च किए जा सकते हैं। आज मैं इतना ही, धन्यवाद।